गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पार्ट को लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में। यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए उसने उत्तर भारत का अभियान किया था और साथ ही उसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास चूँकि बहुत सारी चुनौतियाँ थीं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, उसने सैनिक सुधार किए, उसने अमीरों उलेमाओं पे नियंत्रण करने का कार्य किया और साथ ही साथ भू राजस्व सुधार के माध्यम से उसने धन संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश की और जो दिल्ली सल्तनत था उस दिल्ली सल्तनत के कोष में खजानों को भरने की कोशिश की। आइए आज के इस एपिसोड में, जो कि पार्ट दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, खिलजी डायनेस्टी को लेकर के, तो आज हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह के उत्तर का अभियान किया और दक्षिण का अभियान किया। जब हम उत्तर के अभियान की बात करते हैं तो यह बेसिकली एक तरह का इन्वेजन था, जो कि सैनिक अभियान था, आक्रमण था। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक बहुत ही स्मार्ट, समझदार शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो वह जानता था कि किस तरह से वो अपनी साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और किस तरह से वो जीते हुए यानी विजित क्षेत्रों पे, भौगोलिक क्षेत्रों पे, शासकों पे अपना नियंत्रण कर सकता है। तो उसने दो तरह की नीति अपनाई। उत्तर भारत के अभियान के लिए उसने जो नीति अपनाई वह नीति थी कि वह उत्तर भारत के जो क्षेत्रीय शासक हैं, जो क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनको वो जीतेगा और जीत करके दिल्ली सल्तनत में उसका विलय करेगा। बट वहीं दक्षिण भारत की जब हम बात करें तो दक्षिण भारत के अभियान को लेकर के उसकी जो नीति थी कि वह दक्षिण भारत के राज्यों को जीतेगा तो जरूर, लेकिन उन राज्यों को वो अपने सल्तनत के अंदर सीधा विलय नहीं करेगा, बल्कि उनके शासकों पे अपना नियंत्रण रखेगा और उनसे सालाना कर लेगा, ताकि उस कर के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के कोष में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। तो ये दो नीति को लेकर के वो चला। अब यहाँ पे आपको जानना ये जरूरी है कि उत्तर भारत के उसने कौन कौन से प्रमुख अभियान किए। तो उत्तर भारत के अभियान को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के आऊँगा क्रोनोलॉजी को लेकर के सन 1299 में। ये 1299 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1299 का अभियान गुजरात का अभियान है और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली थी। और यह जो अभियान गुजरात का है, यही अभियान कोरिलेट करेगा आपको उत्तर भारत के अभियान से और साथ ही साथ दक्षिण भारत के अभियान से, जहां पे उसको सफलता हासिल हुई। अब आप देखिए 1299 के अभियान में उसके सेनापति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसके जो सेनापति थे, जो कि सेनापति को ही लड़ना है युद्ध, और जो शासक होता है, जो सुल्तान होता है, वह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, वह उनके लिए मार्गदर्शक होता है। और जब परिस्थिति विकट होती है, विषम होता है, तो शासक खुद सैन्य क्षेत्र में आ जाता है। तो जो उसके प्रमुख सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, आप उनको जानिए। एक था जफर खान, दूसरा था नुसरत खान, तीसरा था अल्प खान, चौथा था उलुग खान और पांचवा था मलिक काफूर। मलिक काफूर, ये नाम आप याद रखिएगा, मलिक काफूर का, नुसरत खां का, जफर खां का, उलुग खां और अल्प खां भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन पांचों सेनापतियों में अलाउद्दीन खिलजी को जो विजय हासिल करवाया, ये मुख्य रूप से तीन सेनापतियों ने, जफर खां ने, नुसरत खां ने और मलिक काफूर ने। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात के इस अभियान में
मलिक काफूर को बेसिकली नुसरत खान ने खरीदा था 1000 दिनार में और उसे अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया था। और मलिक काफूर अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपने क्षमता के आधार पे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी करीब हो गया और वह एक महत्वपूर्ण सेनापति बन गया। और यह मलिक काफूर सेनापति रहते हुए इसने दक्षिण भारत के राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीता। तो अब आप समझ गए कि उत्तर भारत का जो अभियान है, उस अभियान में जो भी प्रांत, जो भी राज्य जीते जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और दक्षिण भारत के अभियान में जिन राज्यों पे भी विजय हासिल होती है उन्हें दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया जाता है, बल्कि उसे वहीं के संबंधित शासकों को शासन करने की अनुमति दी जाती है, इस शर्त पे कि वह सालाना कर दिल्ली सल्तनत को देगा। तो आइए अब जानते हैं कि जो 1299 का अभियान हुआ, इस अभियान में नुसरत खान और उलुग खान, ये ध्यान रखिएगा, नुसरत खान और उलुग खान ने इस अभियान को अंजाम दिया था। और यहाँ पर उसने यहाँ के जो शासक थे उस समय के, वो थे कर्ण बघेला। आप ध्यान रखिएगा कि इतिहास की पुस्तकों में बहुत सारी नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें राय कर्ण के नाम से भी जाना जाता है और कर्ण बघेला के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण बघेला, और दूसरा है, इनका नाम है राय कर्ण। जब 1299 का अभियान हुआ तो राय कर्ण जो था वह एक शासक, ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा के बीच में लोकप्रिय नहीं था। और चूंकि वो अपनी प्रजा के बीच में लोकप्रिय नहीं था और उसकी जो शासन क्षमता भी थी वह कमजोर थी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी के इन दो सेनापतियों ने कर्ण बघेला के राज्य क्षेत्र में, गुजरात में जब आक्रमण किया, तो कर्ण बघेला अपना राज्य छोड़ करके वहां से चला गया देवगिरी में। देवगिरी में उस समय शासन हुआ करता था वहां के राजा रामचंद्र यादव का, जिन्हें रामचंद्र देव भी बोलते हैं। तो बेसिकली रामचंद्र देव जो हैं वो यादव वंश के शासक थे और वहां पे इसने शरण ली। जो 1299 ईस्वी का अभियान होता है, उस अभियान में कर्ण बघेला या राय कर्ण अपनी बेटी देवल देवी के साथ रामचंद्र यादव के यहाँ जाता है और शरण लेता है। लेकिन जो कर्ण बघेला की पत्नी थी उनका नाम था कमला देवी, और वो कमला देवी को पकड़ लेता है नुसरत खान और उलुग खान। और इन लोगों ने कमला देवी को लेकर के उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को सौंपता है और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी के साथ शादी करता है, निकाह करता है और जो गुजरात का क्षेत्र है उस गुजरात के क्षेत्र को मिला लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1299 का एक अभियान होता है। 1299 के बाद आपको याद रखने के लिए जो समय की क्रोनोलॉजी है उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक देता हूं। वो ट्रिक ये है कि ऐसे तो बहुत सारे अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन जो महत्वपूर्ण अभियान हुए वो हर 2-2 साल पे हुए। तो अब देखिए यहाँ पे 1299 की हम बात करते हैं, तो 1299 में आप 2 जोड़िए 2 साल, तो आपका होता है 1299 के बाद 1301। ये जो 1301 है, 1301 में अभियान होता है आपके रणथंभौर का। और रणथंभौर बेसिकली राजपूताना का एक राज्य था, जहां का शासक था हम्मीर देव। हम्मीर देव के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ही हठी शासक था और उसे अपने कौशल क्षमता पे, सैन्य क्षमता पे काफी भरोसा था, और वो था भी। हम्मीर देव का जो क्षेत्र था वो था रणथंभौर, और रणथंभौर पे अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति यहाँ पे आ करके रणथंभौर के विजय की बात करते हैं। रणथंभौर में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे राजा हमीर देव हारते हैं, युद्ध होता है और उसके बाद रणथंभौर को मिला लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो कि पहला शाका रणथंभौर का
वो 1301 ईस्वी में होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि शाका किसे बोलते हैं। शाका के बारे में जानिए। शाका इज इक्वल टू आपका होता है केसरिया, केसरिया प्लस आप इसको बोल सकते हैं और जौहर, केसरिया प्लस जौहर। तो केसरिया करते थे पुरुष और जौहर करती थी महिलाएं, और जब केसरिया और जौहर एक साथ होता था तो इस घटना को कहा जाता है शाका। तो इसे आप याद रखिएगा। हम जब जेम्स टॉड के बारे में जानते हैं तो जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक, और जेम्स टॉड ने इस शाका का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। हम जो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं इसके बारे में जो स्रोत हैं जहां से इन सभी उदाहरणों को लिया गया है वो 3 स्रोत हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी है। एक जियाउद्दीन बर्नी, जिसने अपनी पुस्तक लिखी है तारीख फिरोज शाही, और तारीख फिरोज शाही में उसने इन सभी अभियानों की चर्चा की है। दूसरी पुस्तक है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह की रचना की है अमीर खुसरो ने। और तीसरी पुस्तक है रहला, और इस पुस्तक की रचना की है इब्न बतूता। इब्न बतूता बेसिकली अफ्रीकी यात्री था जो उस समय इन लोगों के क्षेत्र में रहा करता था। तो आप समझ गए कि शाका क्या है। तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का पहला शाका हुआ, यानी उस शाका में केसरिया और जौहर हुआ। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि केसरिया किसे बोलते हैं। जब किसी राजा को यह विश्वास हो जाता था या यह आभास होता था कि युद्ध में उसकी पराजय असंभव है, तब वो लोग क्या करते थे, वो वीर लोग अपने सर पे केसरिया रंग का कपड़ा पगड़ी के रूप में पहनते थे और अपनी जान की बाजी लगाकर अंत समय तक लड़ते थे और वीर गति को प्राप्त होते थे। तो उसे बोलते हैं केसरिया। और जौहर उसे बोलते हैं जो वहाँ की वीरांगनाएं होती थी, जो इन राजपूत शासकों, राजपूत योद्धाओं की पत्नियां होती थी या उनके घर की महिलाएं होती थी। वो जब जानती थी कि अब हार निश्चित है तो वो लोग किले में या जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे अग्नि कुंड में जा करके और काफ़ी सज धज करके उसमें बैठ करके उस जलती हुई आग में अपने आप को सौंप देते थे और इस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त होते थे, लेकिन वो किसी भी आक्रांता के समक्ष झुकते नहीं थे। तो इस तरह से केसरिया और जौहर की घटना होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें से सवाल आता है कि पहला शाका रणथंभौर का कब हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 1301 में हो गया रणथंभौर का अभियान। 1301 के बाद आप देखेंगे फिर 2 जोड़िए तो होता है 1303। 1303 में जो अभियान होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ का। कहां का होता है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के शासक थे उस समय रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। आप लोगों ने भी फिल्म देखी होगी हाल में, पद्मावती फिल्म, और उसमें बताया गया है कि पद्मावती सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी और वहाँ से शादी करके राजा रतन सिंह लेकर के आते हैं और चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। लेकिन जब हम इतिहासों का निरीक्षण करते हैं, ऐतिहासिक पुस्तकों का जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो इस घटना की, पद्मावती घटना की जो चर्चा होती है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय में। तो आप देखेंगे कि ये घटना है 1303 की, जब अलाउद्दीन खिलजी अभियान करता है, और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो पद्मावती लिखी हुई है वह लिखी हुई है 1540 में। तो लगभग आप देखें तो 250 का अंतर आता है, 250 पौने 300 साल का। यानी घटना होने के 250 साल के बाद यह कहानी लिखी जाती है। तो इसमें थोड़ा संशय भी होता है कि सिंघल देव जो हमारा जो सिंघल प्रदेश जो श्रीलंका में है, क्या वहाँ राजा गए होंगे, वहाँ से शादी करके लाए होंगे। दूसरी बात भाषा की भी होती है। तो इस तरह से जो भी हो स्थिति, बट इतना है कि एक युद्ध हुआ था 1303 में और रानी पद्मावती
को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई किया था आपके चित्तौड़गढ़ पे। और चित्तौड़गढ़ पे जब उसने आक्रमण किया था तो राणा रतन सिंह के हार का जो कारण था वो ये था कि जो दो उनके लोग थे, एक का नाम था रतिपाल और दूसरे का नाम था रणमल। तो रतिपाल और रणमल इन दोनों ने राजा रतन सिंह के साथ धोखा किया और उसने अलाउद्दीन की सेना को ये बताया कि चित्तौड़गढ़ के किले में किस तरह से जाया जा सकता है, और फाइनली चित्तौड़गढ़ का किला विजित होता है। तो इस तरह से 1303 का चित्तौड़गढ़ का अभियान होता है। आपको थोड़ा बता दें, 1301 की जो घटना हुई थी हमीर देव के क्षेत्र रणथंभौर पे, तो कहा जाता है कि 1299 में जब गुजरात का अभियान हुआ था, तो गुजरात के अभियान के बाद जब सेनाएं लौट रही थी, वापस दिल्ली की ओर जा रही थी, तो दो मंगोल सैनिक थे और उन दो मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, और वो भाग करके चले गए थे ये रणथंभौर के किले में। वहाँ के जो राजा थे हमीर देव, उनके पास उन लोगों ने शरण ली थी। जब इस घटना की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा, एक पत्र लिखा हमीर देव को, बल्कि उन्हें चेताया भी कि जो दो सैनिक गए हैं उन दो सैनिकों की आप तो या तो हत्या कर दो या उन्हें आप अपने राज्य क्षेत्र की सीमा से बाहर कर दो, या उन दो सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दो। लेकिन हमीर देव जैसा कि हठी व्यक्ति था, उसने चीज़ों को शायद समझ वो नहीं पाए और वो इससे इनकार कर दिया। तो यह एक कारण बन गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि वह चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करे। लेकिन यही एक कारण नहीं हो सकता है, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो उसे ज़रूरत थी कि उसे अच्छे क्वालिटी के, अच्छे गुणवत्ता वाले घोड़ों की ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी राजस्व की। तो घोड़े उसे मिल सकते थे गुजरात के बंदरगाह से, और गुजरात के बंदरगाह पर गुजरात में जाने के लिए जो रास्ता था दिल्ली से, वह रणथंभौर और आप देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ होते हुए, मालवा होते हुए गुजरात जाना था। तो यह भी एक कारण था कि वह चाहता था कि रणथंभौर, चित्तौड़, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाए, ताकि उसे उसकी सेना को वहाँ से गुजरात तक लाने में दिक्कत ना हो। तो एक तरह से एक सामरिक साम्राज्यवादी नीतियों के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे और चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। अब देखते हैं फिर 303 में 2 जोड़ दीजिए, तब होता है 1305। 1305 में जो अभियान हुआ था वह अभियान हुआ था जैसलमेर पे। 1305 में जो अभियान हुआ था वह अभियान हुआ था जैसलमेर पे। और जैसलमेर पे जब आक्रमण हुआ तो वहाँ के शासक थे कन्हड़ देव, और कन्हड़ देव ने बेसिकली संधि कर ली अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और कन्हड़ देव का जो पुत्र था बीरम देव, तो कन्हड़ देव का पुत्र था बीरम देव। तो इस संधि के तहत बीरम देव को जाना पड़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और बीरम देव वहीं पे रहा। लेकिन यहाँ पे एक घटना जानने लायक है कि जैसलमेर का जो ये राजकुमार था बीरम देव, जब दिल्ली में गया तो बीतते समय के अनुसार कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, जिसका नाम फिरोजा था, फिरोजा बीरम देव के साथ शादी करना चाहती थी, और उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी भी तैयार था। लेकिन बीरम देव शादी नहीं करना चाहता था, और उसके बाद बीरम देव वापस आता है जैसलमेर में। वह अपने पिता कन्हड़ देव को बताता है इन सारी घटनाओं के बारे में। तो नतीजा ये होता है कि चूंकि शादी नहीं होती है बीरम देव के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में जैसलमेर पे फिर आक्रमण करता है और जैसलमेर को जीतता है और जैसलमेर को अपने सल्तनत में मिला लेता है।
तो इस तरह से हो गया। आप देखते हैं कि 1305 में जैसलमेर, यानी जैसलमेर पे 2 बार आक्रमण होता है। 1305 में तो संधि हो जाती है, लेकिन 1311 ईस्वी में आक्रमण होता है और उसमें बीरमदेव और उनके पिता कन्हड़देव की हार हो जाती है। अब आप उसके बाद देखेंगे कि 1305 में ही मालवा पे अभियान किया जाता है। और जब मालवा पे अभियान किया जाता है तो वह मालवा को विजित करके मालवा को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और 1305 के बाद में फिर 2 जोड़िए तो 1307 होता है। 1307 में जो युद्ध होता है, जो आक्रमण होता है, वह होता है आपके देवगिरी पे। देवगिरी पे क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा 1299 में रायकर्ण या कर्ण बघेला ने भाग करके वहां से शरण लिया था राजा रामचंद्र देव के यहाँ। तो एक तो यह भी कारण था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि वह रामचंद्र देव पे आक्रमण करे और उसे विजित करे। यह तो एक बात है, कहने की बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण दिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी था। क्योंकि उसे दक्षिण का अभियान करना था, तो दक्षिण के अभियान के लिए जब उसकी सेना दिल्ली से चलती थी तो थकी रहती थी, और उस थकान के कारण एक तो युद्ध में वो ठीक से अपने युद्ध कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, और दूसरा जो था वो ये था कि एक ऐसा जगह चाहिए था सेंटर में, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में, कि जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा करके एक वहाँ पे बेस कैंप लगाए और वहाँ पे वो थोड़ा आराम कर सके, और उसके लिए रसद पानी की जो आपूर्ति है वो उस जगह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मिलती रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ संधि की, या यूं कहें कि रामचंद्र देव ने संधि का प्रस्ताव रखा अलाउद्दीन खिलजी के पास, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सहज स्वीकार कर लिया अपने कूटनीतिक पहल के तहत। अब आप देखिएगा कि इस समय जो रामचंद्र देव हैं, रामचंद्र देव को मलिक काफूर पकड़ता है और उसे दिल्ली दरबार में भेजता है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पास। और वहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने तक राजा रामचंद्र देव अपनी बेटी झत्यपाली जिसे बोलते हैं उसके साथ वहाँ पे रहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया जाता है राजा रामचंद्र देव को। और साथ ही साथ ऐसे भी दस्तावेज में ये प्रमाण मिलते हैं कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव को दिया और उसे नौशारी जिला का जागीरदार भी बनाया, और साथ ही देवगिरी का भी क्षेत्र उसे लौटाया, और सम्मान के साथ रामचंद्र देव वापस आते हैं। तो आप देखते हैं कि जो रामचंद्र देव हैं उनकी जो पुत्री है झत्यपाली, उसका विवाह किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और यह बेसिकली प्रस्ताव रामचंद्र देव के द्वारा ही दिया गया था। तो एक तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, यानी अब रामचंद्र देव तैयार था अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना को हर तरह का मदद करने के लिए। तो रामचंद्र देव ने मदद देना शुरू भी किया। अब आप देखिए जब 1307 में हम यहाँ आते हैं तो 1307 के बाद आप देखेंगे कि 1309 और 2 जोड़िए तो होता है 1309। 1309 में अभियान किया जाता है वारंगल का। और ध्यान रखिएगा कि 1309 के अभियान के पहले एक बार 1303 में भी अभियान किया गया था वारंगल पे। और वारंगल में जो शासन था, काकतीय वंश का जो शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। और जब 1303 में अभियान किया गया था खिलजी की सेना के द्वारा, तो यही प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था और उसे वापस कर दिया था। लेकिन 1309 में परिस्थितियां बदल चुकी थी। रामचंद्र देव जो कि अब संबंधी बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी का, देवगिरी में सैनिकों को रहने के लिए आधार मिल गया था। और 1309 में जब आक्रमण किया गया काकतीय वंश पर, जो कि प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे शासक,
तो उसे समझ में आ गया कि इस बार उसे जीतना मुश्किल है। तो उसने क्या किया कि उस समय सेनापति था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर को उसने एक सोने की मूर्ति बनाई शासक की, और उस सोने की मूर्ति के चारों ओर उसने सोने की जंजीर से उसको उस मूर्ति को घेरा। यानी उसने संदेश ये देना चाहा कि शासक समर्पण करता है अलाउद्दीन खिलजी को और वह संधि करने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में इस मूर्ति को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर इस मूर्ति को भेजता भी है, और साथ ही साथ 1309 के इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण कोहिनूर हीरा है, उस कोहिनूर हीरा को भी प्राप्त करता है मलिक काफूर इस प्रताप रुद्र देव से, और उसे भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। इस जो कोहिनूर हीरा की कहानी है, इस पे यदि अभी हम चर्चा करें तो काफ़ी वक्त लगेगा, और इस पे हम अलग से एक चर्चा करेंगे, एक वीडियो भी बनाएंगे। और ये जानना भी चाहिए कि कोहिनूर हीरा कैसे वहाँ से चलता है और फिर मुगल काल तक आता है, और फिर वो नादिर शाह उसे लूट करके ले करके जाता है। तो वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 1309 के बाद जब हम देखते हैं और दो जोड़ें तो होता है 1311। लेकिन 1311 से एक साल पहले आते हैं और 1310 में इसके बाद, इस अभियान के बाद द्वार समुद्र जो कि होयसल वंश की राजधानी थी दक्षिण में, उस पर आक्रमण होता है। और वहाँ का राजा था वीर वल्लाल देव तृतीय, और वीर वल्लाल देव तृतीय की हार होती है इस अभियान में, और होयसल राज्य पे भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अब 1310 के बाद 1311 में यदि आप दक्षिण भारत के नक्शे को देखेंगे तो उसमें जो सुदूर भाग था, जो कि मदुरई करके जगह था, वहाँ पे वीर पांड्यों का शासन था। तो वहाँ पे दो भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य सहयोग लेना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वीर पांड्य का तख्ता पलट करने में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वीर पांड्य साथ में ही एक विद्वान व्यक्ति था, वो चीज़ों को समझता था। तो जब वो देखा कि इतनी भारी बड़ी सेना आ रही है, तो वीर पांड्य ने वहाँ से अपने आप को दूर कर लिया, यानी वो जगह छोड़कर चला गया। और यही एक ऐसा जगह है मदुरई में वीर पांड्य का शासन, जिसके राजा को, जिसके शासक को अधीन नहीं कर सका अलाउद्दीन खिलजी या उसकी सेना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अभियान यहाँ पे कंप्लीट होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दक्षिण के जितने भी अभियान हुए, इन सब अभियानों से धन दौलत, हीरे जवाहरात आदि महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के लूटपाट करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना लेकर के जाती है, और वो वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को सौंपती है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये जितने भी राज्य विजिट किए गए, इन पे प्रत्यक्ष रूप से शासन दिल्ली सल्तनत का नहीं रहा, अप्रत्यक्ष रूप से रहा। और ये जो शासक थे, ये शासक सालाना कर देना प्रारंभ किए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी का शासक था, जिसके साथ विवाह संबंध स्थापित होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसका पुत्र था शंकर देव या सिंहन देव। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए आता है। बाद में शंकर देव ने एक विद्रोही रूप लिया और उसने कर देना मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है और शंकर देव या सिंहन देव इसको परास्त करती है, और परास्त करके उस युद्ध में इसकी मौत भी होती है। और इसके बाद देवगिरी को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो दक्षिण भारत का यही एक राज्य है देवगिरी, जिसे कि दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाता है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का नॉर्थ यानी उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान आज आप समझ पाए, और आप महत्वपूर्ण रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सारे राज्य, इन सारे क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है। और यहाँ पे जो कहानी बनती है देवल देवी की, जो कि कमला देवी की पुत्री थी। जब कमला देवी जाती है की शादी जब अलाउद्दीन खिलजी से होती है,
तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में कि कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती है और उसने ही अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि आप देवल देवी को लेकर के दिल्ली सल्तनत में आइए। और देवल देवी को पाने के लिए कमला देवी के द्वारा जो इच्छा जाहिर की गई थी उसको पूरा करने के लिए भी एक अभियान किया गया था आपके देवगिरी पे। और यहाँ से देवल देवी को लेकर के जाया जाता है दिल्ली दरबार में, और वहाँ पे देवल देवी की शादी कर दी जाती है खिज्र खां से। और खिज्र खां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। आप के लिए ये जानना जरूरी है कि चित्तौड़गढ़ का जब विजय किया गया था तो चित्तौड़गढ़ को विजित करने के बाद चित्तौड़गढ़ का एक नया नाम रखा गया और उसका नाम रखा गया खिजराबाद, खिज्र खां के नाम पे, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था। और खिज्र खां को वहाँ का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। उसी तरह से जब आप जालौर की बात करेंगे, जालौर में फिरोजा चूंकि उसकी पुत्री थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो बीरमदेव से शादी करना चाहती थी। एनीवे वो बात हुई नहीं। तो जालौर में जब जालौर का विजय किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो जालौर का भी नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया जलालाबाद। और वहाँ पे जलालाबाद में फिरोजा के नाम पे फिरोजा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल आए भी हैं, तो इनको जानना भी जरूरी है। अब हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य क्या रहे। बहुत कम रहे, जिसमें जानने के लिए हौज खास उसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनाया जो कि कुतुब मीनार के पास में है। फिर उसने सिरी का किला बनवाया, 1000 खंबे का किला बनाया। तो इस तरह से कुछ निर्माण कार्य किए गए, लेकिन जो बहुत ही कम है। और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी व्यस्त था अपने साम्राज्य को विस्तार देने में, इसलिए उसके पास समय का अभाव था कि वह निर्माण कार्य या कला संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले एक और वीडियो के साथ आएंगे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन काल में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को हम समराइज करेंगे, लिखेंगे, और उन चुनौतियों का निदान किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने किया उसको करेंगे। और उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल के बारे में और उसके परवर्ती शासकों के बारे में हम लोग और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होगा। तो और इसके बाद जो भी सवाल हैं उन सवालों को भी हम टेकअप करेंगे। आप ध्यान देंगे कि हम जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, यह बेसिकली एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, एक जानकारी है, सूचना है। 1301 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का अभियान होता है, 1301 में रणथंभौर का अभियान होता है, 1303 में चित्तौड़गढ़ का होता है, 1305 में जालौर का होता है। तो ये जानकारी है, लेकिन जब आप यूपीएससी की बात करेंगे, सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, तो उसमें विश्लेषण की बात होगी। उसमें ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि यह घटना कब हुई, लेकिन उसमें यह जाना जाएगा कि यह घटना हुई तो हुई क्यों। तो उस विश्लेषण के दृष्टिकोण से, एंगल से भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि यू ऑल आर बीइंग एनरिच्ड विद द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज शेयर्ड बाय मी with regard to अलाउद्दीन खिलजी एंड द खिलजी डायनेस्टी। सो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नए वीडियो के लिए फिर नए वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।